तो हेडिंग दे दो आप, एटॉमिक कोलिजन। तो देखो इसमें हम लोग ये एज्यूम करने जा रहे हैं कि एटॉमिक कोलिजन में जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में चाह रहा है। तो अब जैसे इस पे हम लोग डायरेक्टली एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि ये एक न्यूट्रॉन है। लेट अस से ये है एक न्यूट्रॉन, एंड ये कोलाइड कर गया एक हाइड्रोजन एटम से। जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। ये कोलाइड कर गया एक हाइड्रोजन एटम से। तो ये जो हाइड्रोजन एटम था वो रेस्ट में था, ग्राउंड स्टेट में था एंड फ्री टू मूव था। तो हाइड्रोजन एटम is at rest in ground state, and free to move. एंड फ्री टू मूव। और ये है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है। और काइनेटिक एनर्जी इधर के है इसकी, काइनेटिक एनर्जी इसकी के है। और मास जो है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, सेम ही मान लो आप, ऑलमोस्ट मास दोनों का। तो मास इसका भी है m और इसका भी है m। ये हाइड्रोजन एटम है और ये जो है ये न्यूट्रॉन है। ये है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, सो न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के है और ये हो रहा है यहाँ पे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे हो रहा है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कोलिजन। क्या बताना है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कोलिजन, व्हाट विल बी टाइप ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन का मतलब कोलिजन इलास्टिक होगा या फिर इन इलास्टिक होगा या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ये बताना है आपको। इफ इफ k is equal to, if k is equal to, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लो k का वैल्यू जो है वो क्या बोलते हैं, k का वैल्यू मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। k का वैल्यू मान लो कि 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। k का वैल्यू मान लो कि 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। k का वैल्यू मान लो कि 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 24.18।
तो ये चार अलग अलग क्वेश्चंस बन गए और इसमें आपको बताना है कि कोलिजन किस टाइप का होगा। मतलब ए में कौन कौन सा कोलिजन, कौन कौन से टाइप का कोलिजन पॉसिबल है, बी में किस किस टाइप का कोलिजन पॉसिबल है, सी में किस किस टाइप का कोलिजन पॉसिबल है और डी में कौन कौन सा टाइप का कोलिजन पॉसिबल है। एंड यहाँ पे एजम्पशन ये है, assume that जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है assume that the loss in kinetic energy is loss in kinetic energy loss in kinetic energy of system is possible only if it can excite or ionize an electron। ठीक है। अच्छा, ओके। तो ये कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये यहाँ पे देखो, ये पहले तो क्या करो आप कि देखो इलास्टिक कोलिजन ये तो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है। इलास्टिक कोलिजन तो पॉसिबल है किसी भी केस में, चाहे ए हो बी हो सी हो डी हो, इलास्टिक कोलिजन अच्छा। विल बी पॉसिबल। बाकी ये कह रहा है कि अगर जैसे मान लो इन इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, ये बोल रहा है कि लॉस एज्यूम करो कि लॉस तभी हो सकता है जब व्हेन इट कैन एक्साइट और आयोनाइज। अब एक्साइट और आयोनाइज करने के लिए तो आप जानते हो कि भाई, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसमें जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है ये कुछ ऐसा होता है। पहला गैप कितने का होता है, n=1 और n=2 के बीच में गैप कितने का होता है, ये होता है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा गैप कितना होता है, ये याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। दूसरा गैप देखो तो कितना है, आई थिंक 1.89 है लगता है। हाँ सर। 1.89। सिमिलरली तीसरा वाला जो है वो कितना होता है, मैंने बोला था कि कुछ गैप्स आप याद रखिएगा, मैंने वो लिख भी दिया था इसमें। तो एक आध और याद करने में काम चल जाएगा। नेक्स्ट वाला कितना है, देखिए नोट्स में होगा लिखा हुआ। खैर एनीवे, अब देखो यहाँ पे लाइक, अब देखो काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस होगा ऊपर, मान लो ऊपर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लेते हैं। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएगा नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएगा नहीं, एक्साइट हो नहीं सकता।
इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? मिनिमम तो 10.2 तो चाहिए ही चाहिए, 10.2 चाहिए। मिनिमम 10.2 चाहिए। तो अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है 10.2 का, तब तो ठीक है, तो लॉस पॉसिबल है, वो वाला एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 पे चला जाएगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस 10.2 से कम हो रहा है, तो वो लॉस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने को रिफ्यूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो बस 10.2 या उससे ज्यादा वाला है, जहां पे वो डायरेक्टली दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, वही वाला एनर्जी सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई लॉस होगा कितना। ठीक है, लॉस होगा कितना। अब लॉस जो है, सबसे ज्यादा लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में, राइट। हाँ सर। तो जरा देखते हैं भाई कि मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है, वहां से आइडिया लगेगा अपने को। तो जरा देखो, ये आपका दोनों का मास सेम है और दोनों का मास है सेम, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी v है। अगर मैं कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन मानो, कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन में ये दोनों चलेंगे साथ साथ में। ये मास बन गया 2m, और मान लो ये स्पीड हो गया इसका v डैश। ठीक है, तो अगर आप COLM लगाओगे, तो COLM से क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो v डैश जो है ये हो जाएगा v/2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv² प्लस 0, so this is half mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ 2m इंटू v डैश का स्क्वायर, दिस इज हो गया हाफ 2m इंटू v/2 का स्क्वायर, ये हो गया mv²/4। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ, ये हो जाएगा mv²/2 माइनस mv²/4, this is equal to mv²/4, and this can be written as half of mv², so this can be written as k/2। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो हो रहा है k/2। अच्छा, ये जो इतना लंबा चौड़ा काम किया हम लोगों ने, ये एक्चुअली एक लाइन में लिखा जा सकता था, ये लॉस। ठीक है, एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता था, मैं लिख देता हूँ ये साइड से। यही काम एक लाइन में लिखा जा सकता है। अगर हम ये काम किए होते सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो होता है वो आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते थे हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है वो हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर लिख सकते हैं। म्यू होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और v हाँ रिलेटिव सर। होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो किसी भी फ्रेम में उसका वैल्यू सेम ही होता है। अगर ग्राउंड फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली है v, तो किसी भी फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली v ही होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका हो जाएगा हाफ m/2 इंटू v²। ठीक है, हाफ m/2 इंटू v², सो दिस इज k/2। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इसी से अटैच्ड है।
तो सेंटर ऑफ मास को ये हमेशा रेस्ट में ही दिखेगा, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ये आपका हो गया k/2। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ये k/2 हो गया। तो ये एक लाइन में ऐसे लिखा जा सकता था। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बहुत डेप्थ है, समझे, बहुत कुछ है उसमें। हाँ सर। हाँ, अभी क्या होता है 11th में तो आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल चीजें क्या होती है मतलब, है ना, सेंटर ऑफ मास, COLM कैसे अप्लाई करते हैं, वही समझते समझते तो टाइम खत्म हो जाता है, पता चला फेज टेस्ट आने वाला है, तो बहुत कुछ जो है वो हो नहीं पाता है। तो अदरवाइज डेप्थ बहुत होता है, तो चाह के भी बहुत कुछ नहीं करवा पाते, पर बहुत डेप्थ है इसमें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सो काइनेटिक एनर्जी में आप देख रहे हो कि लॉस जो है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है k/2। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन केस ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जो लॉस हो रहा है वो है k/2। अच्छा, तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये होता है इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब कि ये जो मैक्सिमम लॉस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, हमने अभी अभी निकाला कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो यहाँ पे लॉस आ रहा है वो k/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है, देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी में जो पॉसिबल लॉस हो सकता है ये हो गया आपका डेल्टा के लॉस, ये आपका 0 से लेकर के k/2 के बीच में वो लॉस कुछ भी हो सकता है, राइट। मैक्सिमम लॉस होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, और मिनिमम लॉस होगा 0 जब इलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर हाँ इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो जो लॉस होगा वो 0 से ज्यादा k/2 से कम होगा, है ना। अगर हाँ इलास्टिक जी। कोलिजन होगा तो जो लॉस होगा वो होगा 0, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो उसमें जो लॉस होगा वो होगा k/2। और अगर कोई इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें जो लॉस होगा वो होगा कितना, 0 से ज्यादा और k/2 से कम। ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं, अब पहले केस की बात करें। पहला पार्ट में दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा ए पार्ट देखें हम लोग कि ए पार्ट में काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है। 16। काइनेटिक एनर्जी गिवन इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताओ इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना पॉसिबल है, 8 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये 0 से ज्यादा होगा और 8 या 8 के इक्वल या उससे कम होगा, है ना। हमने देखा कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है जब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें होता है k/2। तो 16 का हाफ 8, तो जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा वो होगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मिनिमम लॉस है वो तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो 0।
अब ये बताइए, तो इस केस में तो तब नहीं होगा। अब ये हाइड्रोजन एटम में जो है, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कि भैया हम तो तभी जाएंगे अपना सेफ जोन छोड़ करके, n=1 से n=2 पे हम तो तभी जंप करेंगे जब हमें मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता कहाँ से? ये काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस पॉसिबल है वो है 0 से 8 तक। अब इलेक्ट्रॉन मना कर देगा, बोलेगा ना हम 0 से 8 लेके क्या करेंगे, हमको तो भाई कम से कम 10.2 चाहिए, हम बीच में कहाँ हवा में थोड़ी अटकेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एनर्जी नहीं लेगा, तो ये वाला कोलिजन पॉसिबल नहीं है, कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नहीं। देयरफॉर पॉसिबल कोलिजन, कोलिजन पॉसिबल जो होगा वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होगा, ओनली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल। ठीक है, तो क्यों भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये जो k/2 आया है, ठीक है, ये जो आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन maximum loss in kinetic energy, That is less than 10 point. this is less than 10.2 electron volt. So therefore ये inelastic collision not possible, completely inelastic collision not possible, so only elastic collision possible. Clear है? हाँ सर। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है उसमें बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन का 21। 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि kinetic energy of the neutron is 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल 0 है to 10.2। ये 0 से हो सकता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये लॉस हो सकता है। अच्छा, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो 0 लॉस, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉस जो होगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और अगर इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो जो लॉस होगा वो 0 से 10.2 के बीच में होगा। अब ये बताइए, इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनिमम कितना चाहिए उसको? 10.2 चाहिए, 10 उससे कम point। तो वो लेगा ही नहीं, उससे कम वो लेगा ही नहीं। अब 10.2 लॉस पॉसिबल है यहाँ पे, और 10.2 काइनेटिक एनर्जी का लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉसिबल है किसमें? जब कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक होगा, राइट? हाँ सर। तो कोलिजन जो है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक होगा तब तो लॉस होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो है इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने को राजी हो जाएगा। दैट मीन्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन तो हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। बट इन कंप्लीटली, इलास्टिक नहीं होगा। हाँ, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन जो है, इनइलास्टिक कोलिजन में तो लॉस 10.2 से कम होगा, तो इनइलास्टिक कोलिजन में जो लॉस होगा वो होगा 10.2 से कम। अब 10.2 से कम लेने को इलेक्ट्रॉन राजी ही नहीं है, तो इनइलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा, नहीं राइट? होगा। हाँ, तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस होगा, लॉस इन इनइलास्टिक कोलिजन या काइनेटिक एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कोलिजन इज लेस देन 10.2 electron volt, so this will not be possible, this will not be possible। अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन,
तो उसमें जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20.4 का हाफ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हाफ, k/2 विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन लेने को राजी हो जाएगा, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिक पॉसिबल है और परफेक्टली इनइलास्टिक पॉसिबल है, और इनइलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है, 22। जब ए का वैल्यू कितना लिया है? 22। 22 ना। अच्छा, के का वैल्यू 22। तो ये बताइए यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो पॉसिबल होगा कहाँ से कहाँ? 0 to 11। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल जो होगा वो होगा 0 से लेके 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब ये बताइए कि 0 से 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कोई ऐसा वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार हो जाएगा? हाँ, 10.2 हो जाए। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने को तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, हम 10.2 तो ले सकते हैं, उससे जो है वो हम जंप करके 1 से सेकंड ऑर्बिट में चले जाएंगे, अपना वहां पे सेफ जोन में रहेंगे। बीच का कोई वैल्यू हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बीच में एक वैल्यू आ रहा है 0 से 11 के बीच में। तो ये इतना लॉस पॉसिबल है बिकॉज ये वाला लॉस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल हो जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा पॉसिबल। अच्छा ये बताओ, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल होगा क्या? नहीं। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस होगा वो लॉस होगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं होगा। वो बोलेगा भैया हमें या तो 10.2 दो, और नहीं तो फिर हमें दो 10.2 प्लस 1.89, दैट मीन्स कितना? सर 12.09 है। 12.09। वो बोलेगा यार 10.2 दो या फिर 12.09 दो, ये बीच का नहीं चाहिए अपने को। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं होगा, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो therefore completely inelastic collision not possible। और इलास्टिक वाला तो पॉसिबल है, इलास्टिक वाले तो हमेशा पॉसिबल होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, अगला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का नेक्स्ट वैल्यू क्या है? सर 24.18। 24.18 है। अच्छा, 24.18 में इसमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा ये 0 कहाँ to से कहाँ तक होगा? 12.09। इसमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा ये 0 से लेकर के होगा 24.18 का हाफ, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है इसके बीच का कोई वैल्यू इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार होगा क्या? हाँ, 10.2 होगा। हाँ, वो 10.2 लेने को तैयार हो जाएगा, और उसके बाद वो 10.2 प्लस 1.89, दैट मीन्स 12.09 लेने को भी तैयार हो जाएगा। तो इसमें सब कोलिशन अच्छा, हो। तो इसमें, हाँ इसमें 10.2 ले सकता है वो, तो वो तो इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। और जो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें लॉस हो रहा है 12.09 का, वो भी इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सही बोला आपने, तीनों कोलिजन पॉसिबल हो जाएंगे, है ना? कंप्लीटली हाँ सर। इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में जो लॉस होगा वो होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लॉस
लेने के लिए इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएगा, ये लेकर के वो n=1 से n=3 पे जंप कर जाएगा, तो ये पॉसिबल है। और इनएलास्टिक कोलिजन में कितना लॉस वो लेने को तैयार हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने को वो 10.2 तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये भी है पॉसिबल, और इलास्टिक जो है वो तो पॉसिबल है ही। इलास्टिक कोलिजन जो है वो तो पॉसिबल है ही। ठीक है, हाँ सर। बोलिए। तो ये हो गया। इस तरह का चेक कर लोगे अब आप? इस तरह का कर लोगे चेक कि पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। क्या ये जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में एक हीलियम प्लस आयन है और एक न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन है और एक जो है वो हीलियम प्लस आयन। ये है आपका हीलियम प्लस आयन। ठीक है, ये हीलियम प्लस आयन है और ये ग्राउंड स्टेट में है। अच्छा, इसका मास कितना हो जाएगा? ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास है m, तो हीलियम प्लस आयन का मास हो जाएगा 4m। 4m। ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है k। इसकी काइनेटिक एनर्जी k है। हीलियम प्लस आयन है। हम्म सो ये हीलियम प्लस आयन है रेस्ट में, एंड ये है ग्राउंड स्टेट में। दिस इज इन ग्राउंड स्टेट, और इसका मास हो गया 4m। और ये न्यूट्रॉन जो है इसका मास है m, और इसका काइनेटिक एनर्जी है k। तो आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k so that there can be inelastic collision between these two particles. Find minimum value of k so that there can be inelastic collision. There can be inelastic collision between these two particles. ये हम लोग बनाएंगे थोड़ा कम टाइम में, जल्दी बनाएंगे। ये बताओ, अभी COLM वगैरह करने का जरूरत है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास में REM वाला जो मेथड बताया था उससे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग कि अगर in case of perfectly inelastic collision, in case of perfectly inelastic collision, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो हाफ म्यू हो गया m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और v रिलेटिव हो गया, मान लो इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी v था, k इज हाफ mv स्क्वायर, तो दिस इंटू v का स्क्वायर, राइट। हाँ सर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये हो गया हाफ
और ये हो गया आपका 4m/5 बी स्क्वायर। ये 4/5 को ले लो भैया बाहर, और हाफ एम बी स्क्वायर को कर लो एक साथ में। कर सकते हैं ना हम लोग ऐसा? हाँ सर। तो ये आपका हो गया 4/5 के। इसका मतलब मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल कितना हो गया? मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये हो गया आपका 4k/5, है ना? इसका मतलब हाँ सर। जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा ये हो सकता है 0 से लेकर के 4k/5 के बीच में कुछ भी हो सकता है लॉस। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉस 0 होगा। अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉस जो है वो 4k/5 होगा। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉस की वैल्यू 0 से लेकर 4k/5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये इतना क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब जरा देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या क्या लेने को तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये जो एनर्जी डायग्राम था ये हाइड्रोजन के लिए था, इसके लिए और 40.8 हो जाए। हीलियम प्लस के लिए क्या करेंगे कि ये देखो हीलियम प्लस एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है -z² / n² E0। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर होता है। अभी हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 हो गया, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो गैप जो 10.2 था वो हो जाएगा 10.2 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 40.8। और जो 1.89 था उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.56, है ना? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 7.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो खैर इसका तो काम है नहीं। ये बोल रहा है कि भाई मिनिमम कितना होना चाहिए कि इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल हो सके। तो अब इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितना चाहिए? इलेक्ट्रॉन कहेगा कि भैया हमें तो कम से कम 40.8 दो, तभी हम सोचेंगे इधर से उधर जंप करने का। उससे कम में तो कोई चांस ही नहीं है ना? हाँ सर। बोलिए। अच्छा, तो हम लोग क्या करें फिर यहाँ पे? अब ये जो लॉस है ये होता है 4k/5। तो 51 4k/5 की जो वैल्यू है, 4k/5 की जो वैल्यू है, मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी हो, ये लॉस है ना, लॉस लिखा ना हमने। हाँ। मैक्सिमम लॉस है 4k/5। तो इसको कितने से इक्वेट करते हैं भाई? मिनिमम तो अपने को 40.8 40.8। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना ही पड़ेगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 5/4। तो ये हो गया आपका 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी देते हो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस केस में अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है, तो उस केस में जो लॉस होगा वो 4k/5 होगा, और वो 40.8 के इक्वल हो जाएगा। वो वाला ले करके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से n=2 में चला जाएगा। तो ये वाला पॉसिबल हो पाएगा। और ये कौन सा कोलिजन पॉसिबल होगा इसमें? परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर आप k का वैल्यू 51 से कम रखोगे तो जो लॉस इन काइनेटिक तब बस एनर्जी आएगा इलास्टिक। वो, हाँ, तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 51 से कम रखोगे तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो 40.8 से कम ही होगा, और वो इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं होगा। तो ये वाला कोलिजन पॉसिबल हो नहीं पाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, और अगर आपसे कहे कि भाई ये तो
आपने कहा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये जो किया आपने, उसमें तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, इलास्टिक कोलिजन भी हो गया, लेकिन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के कि तीनों कोलिजन हो सके, इनइलास्टिक भी, परफेक्टली इनइलास्टिक भी और इलास्टिक भी। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन द प्रीवियस एग्जांपल, find minimum value of k find minimum value of k so that all types of collision is possible, so that all types of collision is सर possible, 60.45 है। all types of collision is possible। अब इसके लिए क्या है, अब देखो, जो लॉस है 40.8 से ज्यादा, नेक्स्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन कितना लेने को तैयार होगा? 56। 40.8 में 7.56 जोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू जो वो लेने को तैयार होगा, वो तैयार होगा 40.8 में जोड़ना पड़ेगा अपने को 7 पॉइंट कितना है, 56 ना, हाँ सर। इतना ही लेने को वो तैयार होगा। तो ये वाली वैल्यू को इक्वेट करते हैं किससे, 4k/5 जो लॉस है उससे। तो 4k/5 इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 48.36 हो गया ना, हाँ है ना। सर। तो ये हो गया इतना, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48.36 60.45। तो 5/4। तो ये हो गया, ये एक्चुअली हो गया 09 इंटू 12.09 5। इंटू 5। तो ये हो गया 60.45, है ना। हाँ सर। तो 60.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हम इतना देते हैं, ठीक है, मान लो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इतना देते हैं, तो 60.45, तो उस केस में जो लॉस है, इस केस में जो लॉस होगा वो क्या क्या पॉसिबल होगा जरा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो से लेकर के, और हमने अभी कितना लिया था, ये 48.36 ना, ये हाँ दोनों सर। मिला करके। तो इस केस में जो लॉस होगा वो जीरो से लेकर के 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके बीच में कोई भी, मतलब इसके बीच में ये लॉस आएगा, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ दो वैल्यू लेने को तैयार होगा इलेक्ट्रॉन। एक कौन सा, एक एक 40.8। 40.8 और एक हाँ, तो 48.3। अगर वो 40.8 लॉस लेता है, तो उस केस में इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, है ना। हाँ सर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर लॉस का वैल्यू अगर हो जाए 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस केस में इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर लॉस का वैल्यू 48.36 हो जाए, तो ये केस में ये कंप्लीटली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर ये लॉस का वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस केस में इलास्टिक। यही तीन पॉसिबिलिटी है ना। इसमें भी हाँ सर। बीच का और कोई वैल्यू लेने को तैयार नहीं होगा वो, के बीच का और कोई वैल्यू लेने को तैयार नहीं होगा, ठीक है? मतलब हमेशा यही एज्यूम करना है कि वो एक एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी शेल पे जाए। नेक्स्ट एनर्जी सेल, वो इलेक्ट्रॉन भाई वो ऐसे तैयार नहीं होगा, ठीक है। वो स्टेबल एनर्जी स्टेट में ही जाएगा, ठीक है, और किसी और इधर उधर नहीं जाएगा वो।
ठीक है, अगर वो हो रहा है तो वो ठीक है, बोलेगा ठीक है ये वाला पॉसिबल है, ये हम इतना लॉस ले लेंगे, जो लॉस होगा वो हम इतना एक्सेप्ट कर लेंगे एनर्जी, अदरवाइज वो नहीं तैयार होगा एक्सेप्ट करने को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, hydrogen atom in ground state is moving with initial kinetic energy K. It collides head on with a helium plus ion in ground state kept at rest but free to move. अच्छा, so find minimum value of K so that both the particles can excite to their first excited state. अब देखो पहले जो है ना वो कोलाइड या तो न्यूट्रॉन कर रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है वो दो एटम्स कोलाइड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम है और एक हीलियम प्लस आयन है। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा यहाँ पे, डायग्राम कैसा बनेगा देखिए, एक हाइड्रोजन एटम है और एक हीलियम प्लस आयन है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये जो है वो हीलियम प्लस आयन है। तो ये है हीलियम प्लस आयन और ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, सो हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट एंड दोनों ग्राउंड स्टेट में ही है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन एटम का काइनेटिक एनर्जी है K, काइनेटिक एनर्जी इसका K है और इट इज आल्सो इन ग्राउंड स्टेट, इट इज आल्सो इन ग्राउंड स्टेट। और हीलियम प्लस आयन जो है वो रेस्ट में है एंड दिस इज आल्सो इन ग्राउंड स्टेट, दिस इज आल्सो इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, so they collide head on, so they are colliding head on। ठीक है, एंड आप ये मत सोचना यार कि ये तो आपके डायग्राम के हिसाब से हेड ऑन नहीं कोलाइड कर रहे, मैं इसको मिटा देता हूं और ये कर लेता हूं इसको हेड ऑन, ये देखो, चलो ठीक है। सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ K so that both the particles can excite to their first excited state। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हम लोग वही चीज का यूज करेंगे कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इसकी मास अगर m है, इसका मास 4m हो गया। तो अभी पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने ये देखा कि भाई मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में। और इसमें जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है कितना, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ये हमने पिछले एग्जांपल में देखा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले का एग्जांपल, पहले वाले एग्जांपल्स देख लो आप, बिल्कुल सेम चीज हम लोगों ने वहां पे किया हुआ है और देखा है कैसे आया है वो। ठीक है, सो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे होगा ये कितना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लो यार आप सॉल्यूशन में, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो गया, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। और म्यू क्या होता है, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, ये m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ये होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। और v रिलेटिव जो है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v नॉट और ये रेस्ट में है, तो इनिशियली जो v रिलेटिव है वो कितना है, v नॉट हो गया, सो दिस विल बी v नॉट का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया, दिस इज हाफ और ये हो गया 4m बाई 5
वी नॉट स्क्वायर, तो ये हो गया 4k/5, ये हो गया 4k/5, ठीक है। अच्छा, तो ये 4k/5 हो गया, ओके। तो 4k/5 हो गया मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब अगर ये क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k सो दैट बोथ द पार्टिकल्स कैन एक्साइट टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, दोनों पार्टिकल्स को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है। तो भाई एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन को जाना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, हाइड्रोजन को अगर जाना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया, n=1 से n=2। तो ये जो गैप होता है हाइड्रोजन के लिए, ये आप जानते हो और नहीं जानते हो तो बिल्कुल जानना जरूरी है, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। ये आपका होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और दूसरा जो आयन है वो हीलियम प्लस आयन है। तो हीलियम प्लस आयन जो है वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आप जानते हो कि फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी का -z²/n²E0, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे एक 4 का टर्म आ जाता है एक्स्ट्रा। तो किसी भी ऑर्बिट का अगर आप एनर्जी लिखेंगे, कोई भी nth ऑर्बिट का, तो वहां पे हो जाएगा ये 4 का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, 4 का टर्म आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 4 का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो एनर्जी गैप जो है, ये देखो आपका E1 E2 दोनों अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वो भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच का, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10.2 into 4। So this is 4 into 10.2 is 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्या है कि हीलियम प्लस आयन को भी आयोनाइज होना है, इसको भी आयोनाइज होना है, मतलब आयोनाइज नहीं होना है, सॉरी, इसको भी एक्साइट होना है। आयोनाइज का मतलब तो होता है वो बाहर निकल जाना एटम से, है ना, n= इन्फिनिटी पे चले जाना। ये इन्फिनिटी पे नहीं आ रहा है यार, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोला है। n=1 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ग्राउंड स्टेट होगा, n=2 जो है ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n=1 से n=2 पे जाने के लिए ये बोल रहा है। तो उसमें हीलियम प्लस आयन वाले इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन एटम वाले को चाहिए होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा ये आपका हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो गया यार, ये हो गया आपका 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा कहां से, तो ये जो कोलिजन में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो वही मिल जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, और वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अभी अभी देखा हम लोगों ने 4k/5। सो टू एक्साइट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, this loss in kinetic energy should be equal to 40.8 electron volt plus 10.2 electron volt, which is 51 electron volt। तो k की वैल्यू यहां से आ गया 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आंसर, ठीक है। बोलिए समझ में आया, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके पहले वाले लेक्चर्स जो थे वो करना ज्यादा जरूरी है, ये डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा, अब जरा देखो, इसी टाइप का एग्जाम्पल है, ये भी हम लोग अभी ही कर लेंगे। इसी टाइप का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, वेलोसिटी के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो देखो क्या है ये, फाइंड लिमिटिंग वैल्यू, ये कह रहा है कि फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ k0
so that collision must be perfectly elastic. अब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और ये कोलाइड कर रहा है एक हाइड्रोजन एटम से, और ये हाइड्रोजन एटम जो है ये है आपका ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी है 2k0 एंड न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है k0। तो ये बोल रहा है कि फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ k0। तो ये सो दैट कोलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कब होगा? जब बोल रहा है कोलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक, मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो ये कब होगा? ये तो तभी होगा जब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सफिशिएंट नहीं हो, इज नॉट सफिशिएंट, not sufficient to excite the electron in ground state, to excite the electron in ground state। भाई ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो तो चाहिए यार। बिना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना। वो बोलेगा भैया हमें 10.2 देना है तो दो, वो हम लेंगे। तो हम जा पाएंगे सेकंड में n=1 से n=2 में, उससे कम लेके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इनइलास्टिक कोलिजन जो है वो आपका इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन तब पॉसिबल है ना, या इनइलास्टिक इन जनरल कर लो, दोनों इनइलास्टिक कंप्लीटली इनइलास्टिक दोनों को मिला के बोल रहा हूँ कि वो तब पॉसिबल है जबकि मिनिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होना ही चाहिए। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई सिर्फ इलास्टिक ही होना चाहिए, तो ऐसा तभी होगा जब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है इट शुड बी लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में वो इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक हो ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ इलास्टिक ही होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इस केस में कितना होगा। तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो निकाल करके उसको 10.2 से कम कर दो, ठीक है। अभी सेम टाइप का एग्जांपल हम लोग देखते आ रहे हैं, तो आई थिंक इतना तो आपको रिलेट कर लोगे ना, ठीक है। सेम चीज तो हम लोग कर रहे हैं पहले से ही। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमने कितना देखा है कि वो होता है हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, वेयर म्यू इज m1 m2 by m1 plus m2। वी रिलेटिव के लिए तो हमें वेलोसिटी चाहिए होगा यार, तो वेलोसिटी चाहिए होगा, तो सेम टाइप का एग्जांपल है ये, बस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, उसको हम लोग जरा वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो मान लो कि k0 काइनेटिक एनर्जी जो है न्यूट्रॉन का k0 है एंड लेट अस से इट्स वेलोसिटी इज v0, और हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 2k0। मान लो इसकी जो वेलोसिटी है ये कह लो आप v डैश, इसकी वेलोसिटी है v डैश, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे k0 इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, k0 इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। और ये इसके लिए क्या करोगे आप, जो ये है क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन दोनों का मास तो सेम ही होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 2k0 है, तो 2k0 कैन बी रिटन एज हाफ m इंटू वी डैश का स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखोगे आप, 2k0 के जगह पे हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर, ठीक है, हाफ m v डैश स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका कट गया और ये भी कट गया, तो v डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2v नॉट स्क्वायर, तो v डैश आ गया यहाँ से √2v नॉट। तो ये हाइड्रोजन एटम की जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे आ गया यार √2v नॉट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी कितनी आ गई, √2v नॉट आ गया, और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो v नॉट है। तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला देखते आ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये जो है वो दिखाया भी था कि ये इक्वल टू इतना होगा, है ना। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमने
इस मेथड से नहीं किया था, नॉर्मल COLM ये सब लगा के किया था एंड देखा था कि वो इतने के ही इक्वल आता है। ठीक है, सो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर आ गया। म्यू जो है क्या हो जाएगा, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, दोनों का मास तो सेम ही है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा m/2। सो दिस इज हाफ म्यू के जगह m/2, और v रिलेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी आ गई है √2v0, इसकी वेलोसिटी आ गई है v0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा, √2v0 प्लस v0। तो v रिलेटिव का स्क्वायर इसमें आ जाएगा √2v0 प्लस v0 का स्क्वायर। यहाँ पे आप v0 को v0 स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ये √2 का स्क्वायर विच इज 2 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1 प्लस 2ab, तो दिस विल बी 2 √2। तो ये हो गया आपका हाफ m v0 स्क्वायर इज k0, so this is k0 by 2 and this is 3 plus 2 root 2, so 3 plus 2 root 2. So maximum loss in kinetic energy यहाँ पे जो आया है ये वैल्यू निकल के आ गया यार हमारा k0 by 2 3 plus 2 root 2। अब सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही हो, इसके लिए हमने देखा कि ये जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, it should not be sufficient enough to excite the electron in ground state, so this should be less than 10.2 electron volt। तो यहां से हमें k0 की वैल्यू निकल के आ गई यार। ठीक है, तो कोई नया चीज नहीं था इसमें, बस जो डाटा था वो k0 के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया हुआ था, और तो कुछ नया था नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, एक आसान सा एग्जांपल है, ये आसान सा एग्जांपल आप खुद करो, तो आप खुद करो ये देखो ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम मतलब क्या हो गया, ड्यूटेरियम मतलब हो गया H12। तो ड्यूटेरियम जो है ये है आपका H12, इसके न्यूक्लियस में एक हाइड्रोजन एटम ही होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है एंड एक सेकंड, हाँ, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, एंड ये रेस्ट में है बट फ्री टू मूव है, एंड एक न्यूट्रॉन कोलाइड कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी k0। सो व्हिच टाइप ऑफ कोलिजन्स आर पॉसिबल in this case, which type of collisions are possible in this case। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, which type of collisions are possible in this case, ये कैसे निकालेंगे बताओ। चलो ट्राई करो तो। या क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए था यार कि k0 की वैल्यू वो तो डिपेंड करेगा ना यार कि k0 की वैल्यू कितनी है, तब तो हम बता पाएंगे कि कौन सा कोलिजन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा इस केस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देना पड़ेगा। k0 की वैल्यू जो है वो मान लो, k0 की वैल्यू जो है वो मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गिवन k0 is equal to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ कि विच टाइप ऑफ कोलिजन्स आर पॉसिबल इन दिस केस। तो देखिए सेम काम आप करेंगे, एक रेस्ट में है, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर हो गया, म्यू जो है m1 m2 बाई m1 प्लस m2 हो गया, तो म्यू का वैल्यू जो है वो 2m/3 आ गया, तो ये म्यू का वैल्यू 2m/3 आ गया, तो ये वाला टर्म। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, इसकी वेलोसिटी v0, ये है रेस्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया v0, तो कितना हो गया ये हाफ। ठीक है, म्यू के जगह पे कितना हो गया, म्यू के जगह पे ये हो गया m1 m2 बाई m1 प्लस m2, 2m/3 आया था, एंड v0 का स्क्वायर। ठीक है, v0 का स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो v0 है, सो दिस इज v0 का स्क्वायर। ठीक है, v0 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका हाफ म्यू इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यार ये कितना हो गया था, ये हो गया था हाफ 2m/3 v0 स्क्वायर, तो ये 2 2 कट गया, ये हो गया m v0 स्क्वायर बाई 3,
एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 को क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2/3 k0। ये देख लो आप, ठीक है, 2/3 k0 लिख सकते हो आप। 2/3 k0 को लिखोगे ना हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो ये एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 ही आएगा। सो एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 कैन बी रिटन एज 2/3 k0। तो अब जो है वो हमें चेक करना था यार कि कोलिजन किस टाइप का होगा। तो पहले तो देख लें कि अगर सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होना है तो ये जो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, दिस शुड बी लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे क्या ले एनर्जी गैप में भाई, ये तो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन तो है नहीं। ड्यूटेरियम है लेकिन ये हाइड्रोजन का ही तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे दोस्त, जेड की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है ना। तो जब आप एनर्जी गैप वाला चीज लिखोगे, एनर्जी जब लिखोगे फॉर्मूला, तो माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई नॉट, तो z का वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ पे तो z का वैल्यू 1 लोगे तो एनर्जी गैप में वो 10.2 ही आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस के लिए जो 2k0/3 है, इट शुड बी लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो k0 की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन हो इसके लिए जरूरी है कि k0 की वैल्यू 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, और ऊपर जो k0 दिया हुआ है वो तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो since k0 is equal to 15 electron volt, since given k0 is 15 electron volt, therefore only elastic collision in this case। तो इस केस में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होगा इस केस में। तो ये आपका एटॉमिक कोलिजन वाला पार्ट नहीं, अभी 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 हाँ, एटॉमिक कोलिजन वाला हो गया, लेकिन अभी एक रिक्वायल वेलोसिटी वाला बाकी है। तो रिक्वायल वेलोसिटी वाला बाकी है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायल स्पीड, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एटम, है ना, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायल स्पीड ऑफ एटम ऑन इमिशन ऑफ ए फोटोन। अगर मान लो एक एटम जो है वो फोटोन इमिट कर रहा है, तो उसका क्या होगा रिक्वायल स्पीड। तो इसमें हम लोग कुछ अलग अलग केसेस लेंगे, ठीक है। सो अलग अलग केसेस लेंगे, मेनली 3 केसेस लेंगे हम लोग। और जो आप मेथड देखोगे तो बेसिकली फिर आप सारा काम जो है, आप सारा काम फिर उसी मेथड से कर सकते हो। बाकी इसी टाइप पे फिर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देगा तो मतलब सेम वे में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो है फिक्स्ड, हाइड्रोजन एटम फिक्स्ड है और इसने एक फोटोन एमिट किया, फोटोन एमिट किया जिसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो रिक्वायल, यहाँ तो रिक्वायल स्पीड होगा नहीं, ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू पूछी जाएगी, तो कैसे करोगे आप। तो देखो ये फोटोन इसने इमिट किया कैसे, हाइड्रोजन ने फोटोन इमिट किया कैसे। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैसे हाइड्रोजन एटम में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रहा होगा, पता है कहाँ, वो रहा होगा किसी एक्साइटेड स्टेट में। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक्साइटेड स्टेट में रहा होगा और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, वो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, मान लो n1 से n2 से n1, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट पे, ठीक है। तो इसने जो एनर्जी गैप है यहाँ पे जो एनर्जी गैप की वैल्यू है इन दोनों हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे ये आ रहा है। यहाँ पे इसकी एनर्जी थी En2, यहाँ पे इसकी एनर्जी है En1। जो इसका जितने से एनर्जी घटा उतने एनर्जी का इसने फोटोन इमिट कर दिया, तो उतने एनर्जी का इसने फोटोन इमिट कर दिया यार, ठीक है, उतने एनर्जी का फोटोन इमिट कर दिया।
तो ये फोटोन का एनर्जी कितना होगा, hc बाई लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन के जंप करने से एनर्जी कितने से घटा, En2 माइनस En1। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है, दिस शुड बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। सो En2 माइनस En1 विल बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। यहां से जो है अपना लैम्डा निकल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आप आ जाइए केस 2 पे। केस 2 में क्या है, जरा देखो ध्यान से। केस 2 में ये है कि हाइड्रोजन एटम इज एट रेस्ट, हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है बट फ्री टू मूव, इट कैन मूव। तो दिस हाइड्रोजन एटम इज एट रेस्ट बट इट इज फ्री टू मूव। अब इसने एक फोटोन इमिट किया, तो फोटोन इमिट किया तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये बताना है अपने को। देखो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा मेरे दोस्त, पिछले केस जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज ये जो इसने इसने जो इमिट किया है फोटोन, फोटोन जब बाहर आएगा तो आप जानते हो कि फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है एच बाई लैम्डा। तो इस बार जो इसने फोटोन इमिट किया, मान लो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा स्टार, इस बार जो फोटोन इमिट किया है उसका वेवलेंथ है मान लो लैम्डा स्टार, तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, फोटोन का लीनियर मोमेंटम होगा एच बाई लैम्डा स्टार। वो फोटोन का लीनियर मोमेंटम होगा एच बाई लैम्डा स्टार, ठीक है। तो वो फोटोन का लीनियर मोमेंटम होगा एच बाई लैम्डा स्टार। अब देखो इनिशियली ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट में था, तो हाइड्रोजन एटम रेस्ट में था, और ये जो फोटोन का एमिशन है ये तो इसका इंटरनल प्रोसेस है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं। तो जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व होना चाहिए, ये आप पढ़े थे सीओएलएम में। और सीओएलएम जो है वो सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही वैलिड नहीं है, ये देखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब फंडामेंटल लॉज हैं। एंड ऑल्दो दे वर इनिशियली डिराइव्ड फॉर लाइक पार्टिकल्स, बट बाद में ये देखा गया कि इवन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए भी ये ट्रू होते हैं, एंड दे ऑल्सो ओबे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली चीजें वहां पे भी एप्लीकेबल होती हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये इंटरनल प्रोसेस है इसका, खुद से इसने इमिट किया है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। अब इनिशियली लीनियर मोमेंटम जीरो था तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए। तो अगर मान लो फोटोन इधर इमिट हुआ तो ये अपने साथ मोमेंटम कैरी कर रहा है लेटर से एच बाई लैम्डा स्टार। तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जीरो होने के लिए ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इधर मूव करेगा, तो ये इधर मूव करेगा, इसकी मास है मान लो m, तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv, ठीक है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया टोटल जीरो, फाइनल लीनियर मोमेंटम जो है ये हो गया आपका mv आई कैप और प्लस h बाई लैम्डा स्टार माइनस आई कैप, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो देखो फाइनल लीनियर मोमेंटम इसी को हमने लिख दिया है mv माइनस h बाई लैम्डा स्टार। तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, इसको जीरो करेंगे तो mv इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई लैम्डा स्टार, h बाई लैम्डा स्टार। तो आप बोलोगे सर हमें लैम्डा स्टार निकालना है, तो ये हो जाएगा h बाई एम वी, लेकिन वेरी गुड, लेकिन आपको v तो पता ही नहीं है। तो v पता ही नहीं है तो अब क्या चीज यूज करोगे आप, तो अब आप चीज यूज करोगे जरा एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन का, कि भाई ये फोटोन इमिट हुआ कैसे, तो इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा अपने एक्साइटेड स्टेट से किसी दूसरे ऑर्बिट में, है ना। n इक्वल टू मान लो n2 से n1 पे इसने जंप किया, तो n2 से n1 पे जंप किया तो जो डिफरेंस इन एनर्जी था डेल्टा ई, en2 माइनस en1, तो वो डेल्टा ई जो है वही लॉस इन एनर्जी कहाँ चला गया,
वो चला गया, एक तो जो फोटोन इमिट हो रहा है उसके एनर्जी में, तो फोटोन का एनर्जी हो गया hc/λ और फोटोन का एनर्जी जो है हो गया hc/λ। और दूसरा जो है वो अगर इस हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी है, अगर इसकी स्पीड हो गई है v, तो ये हाइड्रोजन एटम का जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो जाएगा हाफ mh इंटू वी स्क्वायर, हाफ mh इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो इनका एनर्जी जो है टोटल हो गया कितना, फोटोन का hc/λ और हाइड्रोजन का हाफ mh इंटू वी स्क्वायर। अब ये जो टोटल एनर्जी है कहाँ से आया भाई, तो इलेक्ट्रॉन जो जंप किया हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे, डिफरेंशियल एनर्जी जो आया वही कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, सो En2 माइनस En1 दिस शुड बी इक्वल टू, दिस इज हाफ mh v स्क्वायर प्लस hc/λ स्क्वायर। अब देखो होता क्या है ना यार कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका ना हाइड्रोजन एटम का हाफ mh v स्क्वायर, ये बहुत ही कम होगा फोटोन के एनर्जी से। फोटोन की जो एनर्जी है hc/λ उससे बहुत ही कम होगा किसका, हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा सर, तो क्यों कम होगा ये देखो आपको मैं एक बताता हूँ। लाइक आपने मैकेनिक्स में ये चीज पढ़ा होगा, एक्सप्लोजन वाला केस पढ़ा होगा कि मान लो भाई एक लेटर से एक पार्टिकल है m मास का और ये जो है वो एक्सप्लोड कर गया, ये मान लो एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, दो पार्ट में, एक पार्ट जो है वो छोटा है और दूसरा पार्ट जो है वो बड़ा है। तो लेट अस से कि क्या बोलते हैं आप, ऐसे देख लो यार, इसका दो पार्ट में क्या मास लूं मैं, एक छोटा लेना है, एक जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये एक पार्ट में ले लेता हूं, इतना कैलकुलेशन क्या करना है, सिंपल ही तो रखना है। मैं एक काम करता हूँ, एक पार्ट को ले लो आप m/100, ठीक है, और एक पार्ट को ले लेते हैं 99 m/100। कहीं कैलकुलेशन बहुत खतरनाक तो नहीं आएगा। तो ईटा भी ले सकते थे बट ईटा में और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अब देखो दो पार्ट में टूटा, इनिशियली रेस्ट में था, तो किसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जाएगा बताओ, किसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ाता हूँ कि भाई यहाँ पे जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना उन्हीं को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। और याद, आपने अगर 11th में पढ़ा होगा मेरे से तो आपको याद होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई याद रह जाए उसके लिए, कि भाई अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, छोटे वाले भाई और बड़े वाले भाई के बीच में, तो छोटे वाले भाई को ही ज्यादा मिलता है ना। ये सही है कि नहीं, तो यही चीज यहाँ पे है, ये जो छोटा वाला पार्टिकल होगा उसी को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी है v2, तो एक तो COLM लगाएंगे, तो COLM लगाएंगे तो ये हो जाएगा m/100 v1 इज इक्वल टू 99/100 mv2। यहाँ से कट गया, तो यहाँ से v2 जो है, यहाँ से v2 जो है, अच्छा ये देखो 100 भी कट गया, तो v2 कितना हो गया, v1/99 हो गया यार। v2 की वैल्यू देखो कितनी कम है, जो बड़ा पार्टिकल है ना उसका स्पीड ही बहुत कम है। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्ट वाले का काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा हाफ m/100, और इसकी वेलोसिटी हो गई है v1, तो ये v1 स्क्वायर। और बड़े वाले पार्ट की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर पार्ट, ठीक है, लार्जर पार्ट, तो ये हो जाएगा हाफ, और बड़े वाले पार्ट का मास कितना है 99 m/100, मास तो यहाँ पे ज्यादा हुआ लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है v2 स्क्वायर, तो v2 यहाँ पे v2 में स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो ये v1/99 का स्क्वायर हो गया। ये देखो मास तो ज्यादा है बड़े वाले का लेकिन वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है ना, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है।
तो इसीलिए क्या होगा कि इसको आप लिख सकते हो हाफ m/100 इंटू ये हो गया v1 स्क्वायर बाई 99 हो जाएगा ये v1 स्क्वायर बाई 99। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई 99। तो बड़े वाले का जो काइनेटिक एनर्जी है वो छोटे वाले के काइनेटिक एनर्जी से 99 टाइम्स कम है, 99 टाइम्स कम है। ठीक है, इतना कम है। तो क्या होता है ना कि छोटे वाले को ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। ठीक है, जो जितना ही छोटा होगा उसको काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा मिलेगा। देखो इसका मास 99 टाइम्स छोटा था, तो यहाँ पे छोटे वाले का काइनेटिक एनर्जी 99 टाइम्स ज्यादा होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉलर पार्ट इज 99 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर पार्ट। जितना ही ज्यादा छोटा होता काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा मिलता। अब यहाँ पे देखो फोटोन, यहाँ पे जो इमिशन हो रहा है, तो इमिशन में एक जो है वो है हाइड्रोजन और दूसरा जो है ये फोटोन है यार, फोटोन है। इसका तो रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास 0 होता है। तो बेसिकली आप लाइक अगर आप वैसे देखो, ठीक है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अगर आप देखो इसको मास से सोच के देखो, तो मास से अगर आप इसको सोच के देखो कि फोटोन का अगर कुछ मास होता होगा तो वो बहुत कम होता होगा हाइड्रोजन से, बहुत ही कम। तो जो ज्यादा एनर्जी है ना वो फोटोन को ही जाएगा। तो हाइड्रोजन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हेयर विल बी वेरी वेरी लेस देन द एनर्जी ऑफ फोटोन Hc by लैम्डा स्टार। तो ये हाफ mh/v² को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दो तो डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो आ जाएगा Hc by लैम्डा स्टार। तो डेल्टा ई जितना आया था वो Hc by लैम्डा स्टार के इक्वल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये आप इतना क्या करने का जरूरत था, हमने तो बिना इतना सोचे हुए हम तो पहले वाला ही लगा रहे थे, पिछले वाले में भी तो डेल्टा ई सर Hc by लैम्डा ही आया था, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट उतना ही है, तो क्या फर्क हुआ सर, मतलब इतना करके क्या फायदा हुआ। ठीक है हम तो डायरेक्टली हमारा भी इतना ही आ रहा था ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा ही तो डिफरेंस था ना। तो देखो आपको तो ये समझना पड़ेगा ना कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपसे पूछ दे कि अच्छा भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप तो बोल के आ जाओगे कि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल नहीं होता है, ये लैम्डा स्टार जो है वो स्लाइटली बड़ा होगा प्रीवियस वाले केस से। ठीक है, प्रीवियस जब वो रेस्ट में था उस समय जो इमिट किया था फोटोन का वेवलेंथ था वो लैम्डा था, इस बार जो फोटोन की वेवलेंथ है वो लैम्डा स्टार है, तो ये स्लाइटली बड़ा होता है। ठीक है, सो डिफरेंस होता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में इसीलिए नहीं पता रहने पे गलती हो जाती है ना फिर आपसे। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछ दे कि अच्छा भाई हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी बताओ, तो हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे बताओगे। तो अभी इसके लिए क्या करोगे आप कि देखो COLM में आपको एक चीज पता था कि भाई mv इज इक्वल टू h बाई लैम्डा स्टार। ठीक है, अभी आपको v बताना है, v तो h बाई लैम्डा स्टार, तो v जो है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन h बाई लैम्डा स्टार की वैल्यू तो हमें पता है नहीं। तो हम लोग h बाई लैम्डा स्टार यहाँ पे भी है, ये एनर्जी वाले फॉर्मूला में भी h बाई लैम्डा स्टार है। तो अगर हम ये h बाई लैम्डा स्टार को एलिमिनेट कर दें तो इसके बदले डेल्टा ही आ जाएगा, जो कि हम लोग लिख सकते हैं, एंड वहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो आप इक्वेशन 1 से जो है h बाई लैम्डा स्टार का वैल्यू ले लो mv, एंड इसको आप h बाई लैम्डा स्टार इज इक्वल टू mv सब्सटीट्यूट कर दो आप इसमें, इस वाले में, इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई लैम्डा स्टार की जगह mv, तो mv इंटू सी, यहाँ से v का वैल्यू आ गया डेल्टा ई बाई एम सी। सो v इज नियरली इक्वल टू डेल्टा ई बाई एम सी। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये जो v है वही तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। तो ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितने के इक्वल आ गया, डेल्टा ई बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू सी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आप फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा, ये आप डायरेक्टली लगा सकते हो आप। ठीक है, याद रहेगा तो आप इतना काम करने से बच जाओगे एग्जाम में। ठीक है, ये डायरेक्टली लगा सकते हो आप। तो ये हो गया सेकंड केस।
और थर्ड केस जो है, थर्ड केस है मूविंग हाइड्रोजन एटम. So a moving hydrogen atom has emitted photon. So let us say this is the initial figure. This is a hydrogen atom. इसका मास है mh and velocity है let us say v naught, and it has emitted a photon let us say in this direction. तो ये फोटोन की जो वेवलेंथ है वो है मान लो लैम्डा डैश. तो फोटोन इमिट होने से क्या होगा, फोटोन जो है वो अपने साथ मोमेंटम कैरी कर रहा है. अब अगेन ये जो फोटोन इमिशन है वो तो लाइक इंटरनल प्रोसेस है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो इस केस में भी टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए. तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होने के लिए ये जो वेलोसिटी है हाइड्रोजन एटम का उसको भी चेंज होना पड़ेगा. तो ये हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी मान लो इधर हो गया, पहले v नॉट था, अभी मान लो v1 हो गया इधर. अच्छा सर ये कैसे आपने जाना कि इधर ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता है यार. अगर आप देखो यहाँ पे आप अगर इधर लेते हो वेलोसिटी, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, और वो फोटोन का जो मोमेंटम है उसके वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल करेगा. इनिशियली जो लीनियर मोमेंटम है, इनिशियली जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है. तो वाई एक्सिस के लॉन्ग तो टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए बाद में भी. तो अगर फोटोन एक मोमेंटम कैरी कर रहा है h बाई लैम्डा डैश, इसका एक y कंपोनेंट कुछ है, तो उसको कैंसिल करने के लिए ये जो हाइड्रोजन का मोमेंटम है उसका भी तो y कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा. सो ये हाइड्रोजन एटम कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा. लेट अस से मान लो इसकी वेलोसिटी आफ्टर इमिशन ऑफ फोटोन, मान लो हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी हो गई v1. ठीक है, हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी मान लो हो गया v1, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा p1 विल बी इक्वल टू mh v1. ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो लीनियर मोमेंटम होगा p1 दैट विल बी इक्वल टू mh v1. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद देखो फोटोन जो है उसका मान लीजिए वेवलेंथ है लैम्डा डैश, तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा h बाई लैम्डा डैश, लेट अस कॉल इट p2. और ये हाइड्रोजन एटम का लीनियर मोमेंटम मान लो p1 बोल देते हैं. तो एक तो आप COLM along x एक्सिस, COLM along y एक्सिस वो सब लगा सकते हो, है ना. आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए ऐसे वेक्टर ट्रायंगल भी बना सकते हो, लाइक इनिशियली लीनियर मोमेंटम है p नॉट, बाद में जो लीनियर मोमेंटम है वो फोटोन का है p2 और हाइड्रोजन एटम का है p1. सो फोटोन का लीनियर मोमेंटम p2 एंड हाइड्रोजन का लीनियर मोमेंटम p1, ये दोनों मिलकर के टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया इनिशियल लीनियर मोमेंटम p नॉट के इक्वल. ये एंगल हमने थीटा और फाई मान लिया है. आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, कुछ अननोन रहेंगे, वो आपको सॉल्व करना होगा. आप उसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग CLM लगा के कर सकते हो, या फिर आप ये वेक्टर ट्रायंगल से कर सकते हो साइन रूल लगा के. लाइक क्या लिख सकते हो आप, p नॉट बाई ये वाली एंगल हो जाएगी 180 माइनस थीटा प्लस फाई. सो ये हो जाएगा p नॉट बाई साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस फाई. दिस विल बी इक्वल टू p2 बाई साइन थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू p1 बाई साइन फाई. तो आप एक ये लगा सकते हो. दूसरा एनर्जी वाला, एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो लगाएंगे कि भाई जो लॉस इन एनर्जी जो हुआ इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करने से, वही जो एनर्जी में लॉस हुआ वो कहाँ गया. तो एक तो फोटोन का एनर्जी हो गया hc बाई लैम्डा डैश, और दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसका लीनियर मोमेंटम आप p1 मान रहे हो, तो हाइड्रोजन एटम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, p1 स्क्वायर बाई 2m. काइनेटिक एनर्जी होता है ना p स्क्वायर बाई 2m. तो हाइड्रोजन एटम का आफ्टर इमिशन लीनियर मोमेंटम है p1, तो आफ्टर इमिशन उसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, तो p1 स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो अब यही COLM और ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके आप बना दोगे, है ना. तो ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया. एंड बाकी आप कहीं से भी अब बना सकते हो कुछ. ठीक है.